बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लास्ट पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस चैप्टर पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाइक वी विल बी लुकिंग एट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, नॉट द पैराबोला एग्जैक्टली, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स एंड हाइपरबोला। एंड बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रोटेशन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, जिसे कि कई बार पुराने बुक्स में कोनीस थ्योरम भी कहते थे। ठीक है, तो विल बी लुकिंग एट द ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गन प्लेन पे एक पॉइंट की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, and since we can represent it as a point on the argand plane, the whole your coordinate geometry can be applied here। ये बात हम लोग जान चुके हैं। डिस्टेंस हम लोग जानते हैं मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन हम लोग जानते हैं आर्गुमेंट ऑफ z रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट रोटेशन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए दो तीन चीजें हैं जो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम आपके सामने लिख रहे हैं z1 माइनस z2 ओवर z3 माइनस z2। Now what's so special in this complex number? The specialty is that you have a common complex number, you have a common complex number in both numerator and denominator with the same sign। So that's the specialty of this number, that's the like characteristic of this number कि दोनों में ऊपर नीचे आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 कॉमन है और सेम साइन के साथ है माइनस माइनस। ठीक है, लेकिन पहले अगर हम ये देख रहे हैं तो क्या हमें यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता ही है बच्चों। तो अगर हम सिर्फ यूलर फॉर्म से इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, सो इट्स मॉड ऑफ z1 माइनस z2। चूंकि हमें पता है मॉडुलस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेशियो, तो ये लिख सकते हैं इनटू e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, जहां पे थीटा क्या है, जहां पे थीटा है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2 ओवर z3 माइनस z2, इजंट दैट। तो यहां तो कुछ खास बात हुई नहीं। ठीक है, तो बट हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा भी रहे हम उसे यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात हमें पता है। लेकिन अब अगर इसे हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे इसके आए और इसे हम ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करें ऑन द आर्गन प्लेन, if you try to interpret this complex number on the argand plane, let us see what does it represent। तो होता क्या है, हमने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर यहां रखने हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे z1 रखा, ये z2 रखा, ये z3 रखा, एंड वी गेट अ ट्रायंगल हियर। ये z1 है, ये z2 है और ये z3 है बच्चों। तो हाउ डू वी लुक एट इट, हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द आर्गन प्लेन। तो देखिए इंटरप्रिटेशन ये है कि जो कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर है ऊपर नीचे वो रोटेशन का पॉइंट है। सो रोटेशन विल अकर अबाउट दिस पॉइंट z2, ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू हैव टू लुक एट रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर यू विल डेफिनेटली लुक एट अ कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अदर वे राउंड, अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया है जहां पे ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके दिमाग में तुरंत खट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे हम रोटेशन शायद लगा पाएंगे। ठीक है, so that's a type of hint which like tell you that when can you apply rotation directly and when you may even think about applying rotation there। ठीक है, तो देखिए जो common complex number है with negative sign in both numerator and denominator, rotation will be applied about that common complex number। अब rotate किसे करते हैं, जो denominator वाला complex number है आप उसे rotate करते हैं। so you'll be rotating z3 about z2 to get the numerator one complex number z1। You rotate z3 about z2। Now by what angle? Obviously ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी। ठीक है ना, इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है ना, तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। ठीक है ना, तो डू इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, एक ऑफर और है IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है।
ठीक है ना, एज सून एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना, जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है, समझ लीजिए, आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट, बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है, ठीक है ना, और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा, और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं क्योंकि पूल अमाउंट पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। That means angle of rotation is theta by an angle theta to get your Z1. ये इसका इंटरप्रिटेशन है। फिर से समझिए, rotate the uncommon complex number in the denominator about the common complex number in both numerator and denominator by an angle theta to get the uncommon complex number of numerator. ये है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या रोटेशन फॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो ये कॉमन नंबर का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि यही सबसे बड़ी हिंट होती है। उसके बाद जो एप्लीकेशन पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एंगल का इंटरप्रिटेशन है। यहां पे आपको हमेशा एक चीज याद रखनी होगी बच्चों कि इस यहां पे जो हम लोगों ने यूज किया है थीटा, इसको आप दो तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन, एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन इज कि दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 ओवर Z3 माइनस Z2। ये तो चूंकि यूलर फॉर्म से हम देख पा रहे हैं। एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज दिस इज दैट एंगल ऑफ रोटेशन, दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन। Most of the times when you will be applying rotation on a complex number in any question, from the statement of the question you will be able to interpret one of these information as given information. थीटा से संबंधित आपको इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं मिल रही होगी, और फिर आप दूसरी इंफॉर्मेशन जैसे यहां से लेकर यहां आएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, या ये दिख रहा होगा क्वेश्चन में और आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन में व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग रोटेशन आपको इन दोनों पे ही वो क्वेश्चन चलेगा, या ये गिवन होगा तो आप ज्योमेट्री से इसको इंटरप्रेट करेंगे, कुछ आंसर आएगा, कुछ चीजें आएंगी जो आपको दिखेंगी, समझ में आएंगी, या क्वेश्चन में हो सकता है ये आपको पता चल रहा हो, फिर आप उसको कहेंगे कि ये और ये सेम होता है तो फिर आप इसको यूज करेंगे तो फिर वहां से शायद आंसर आ जाएगा बच्चों।
ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ रोटेशन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हाउ वी अंडरस्टैंड रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक चीज और बिफोर वी मूव टू द इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्ट्रेट लाइन एटसेट्रा, एक चीज और याद रखिएगा कि मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको कहा जाए भाई a प्लस जेड ओवर a माइनस जेड, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि a और z दोनों ही मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, a कांस्टेंट है, z वेरिएबल है। यहां पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि दोनों ही आपके नंबर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम है। साइन सेम तो हम कर ही सकते हैं, कैसे? अगर हमें z के लिए साइन सेम करना है तो हम यहां से -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख लेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसे माइनस टाइम्स माइनस a माइनस जेड ओवर माइनस a, then this is again rather a minus z here, तो माइनस से नहीं आएगा, a minus z आ गया, ये सेम साइन, ठीक है। और यहाँ पे a पे तो साइन सेम है ही, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर नीचे सेम है, दोनों के साइन सेम किए जा सकते हैं। तो इन दैट केस अगर हमें लग रहा है कि रोटेशन लगाना है, तो रोटेशन किसके अबाउट लगाएंगे? इन दैट केस यू शुड नो कि रोटेशन हम अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट लगाएंगे, मतलब हमारा प्रयास ये होगा कि हम इस फॉर्म पे रोटेशन लगाएं। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो हमें कोई कुछ पूछेगा नहीं भाई, उसका आर्ग्यूमेंट सब कुछ तो हमें पता ही होगा बच्चों, क्वेश्चन तो अननोन पे आएगा ना। तो जब हम रोटेशन जिस पॉइंट के अबाउट लगा रहे हैं उसी के लिए हमें उसी पॉइंट के अबाउट उस वर्टेक्स पे एंगल पता चलेगा, हमें इस अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर या इस वर्टेक्स के बारे में पता चलेगा रोटेशन लगाने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव अ चॉइस you will prefer to use rotation over an unknown complex number rather than using it on known complex number, अगर ये choice है अपने पास बच्चों, ठीक है। So that was the like a brief discussion and explanation of rotation form. Now let us quickly move ahead to different forms of equation of like straight line, then circle, then ellipse and hyperbola. सबसे पहले हम straight lines पे आते हैं और जो सबसे useful forms हैं बस उतने ही forms हम यहाँ पे discuss करेंगे। तो पहला और सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्म है वो है mod of z माइनस z1 इज इक्वल टू mod of z माइनस z2। तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्म है, ऑब्वियसली है बहुत स्पेसिफिक फॉर्म, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब ये वाला फॉर्म देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस में ये लग जाता है, या इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा कॉमन आपको दिखेंगे, ठीक है ना। हाउ डू वी इंटरप्रेट इट? देखिए ये है डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1, ये है डिस्टेंस बिटवीन z एंड z2। z1 z2 आर ऑब्वियसली योर फिक्स पॉइंट्स, तो z1 z2 आपके फिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। और z वेरिएबल ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्किल, तो z अपना एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन ये भी बट नेचुरल है कि आपकी जो इक्वेशन है वो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके उसी फॉर्म में होगी, तो z और z बार में ही आपको सारी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी कर्व की इक्वेशन यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ z एंड z बार, द वे वी रिप्रेजेंट अवर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हियर, ठीक है। नाउ z इज एनी पॉइंट हियर, तो स्टेटमेंट है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम है, और ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होती है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट z1 z2, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो अगर आपको दो फिक्स पॉइंट दे दिए जाएं और उनसे जो बन रहा लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछी जाए, डायरेक्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो सबसे सिंपल एंड लाइक मोस्ट कॉमनली हम लोग इसे यूज कर रहे होंगे, बट बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है आपका कुछ इस तरह से, मानिए पॉइंट्स लो फॉर्म टाइप, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू थीटा, लेट्स से, ठीक है, where z0 is a fixed point and z is a variable point. Now how does it represent a line? तो उसको समझने के लिए हम वापस से रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पे आते हैं। मान लिया हमने कहा कि ये यहाँ पे कोई पॉइंट z0 है, and if this is a line, तो there is a line, let's say एक लाइन हम मान लेते हैं which is passing through this, तो एक लाइन अगर हम माने जो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो लेट्स से दिस इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू इट, ठीक है। अब अगर इस लाइन पे यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर z है, बिकॉज यू कैन हैव इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स ऑन दिस एंड z इज
अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके आर्ग्यूमेंट को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे बात सीधी सी है, अगर हम यहाँ से पास करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें तो यही तो इसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। एंगल तो वही बनेगा, आप इसको पीसेस लेकर आइए या इसके पैरेलल, रियल एक्सिस के पैरेलल आप हॉरिजॉन्टल लाइन रखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन रखिए और एंगल आप रोटेट कर लें। सो दिस एंगल इज थीटा। व्हाट डज दैट गिव यू? सो z इज नॉट से z जाता हुआ ये जो डायरेक्टेड है लाइन, ये याद रखिएगा डेफिनेशन में वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो z नॉट से अगर z की तरफ मतलब आप ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपका ये थीटा अगर पॉजिटिव हमने दिया हुआ है तो ये एंगल थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से आएगा, तो फिर आपको ये लाइन का ये सेगमेंट मिल जाएगा, बट पूरी लाइन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन पाने के लिए फिर आपको z नॉट के नीचे भी तो z मिलेंगे ना, लेकिन उसके लिए आपका ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो ये एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस थीटा नहीं रहेगा बच्चों। तो एंगल होगा कितना? तो फिर ये एंगल आपका हो जाएगा पाई माइनस थीटा, इजंट दैट? बट एंगल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अब अगर हम इसे पूरी लाइन के लिए लिखें तो माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा अगर लिख देंगे तो फिर ये आपकी पूरी लाइन की इक्वेशन मिल जाती है, एक्सेप्ट द पॉइंट z नॉट, क्योंकि अगर z को हमने z नॉट रख दिया तो आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। सो दिस इक्वेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट, सो आई एम मूविंग टू न्यू स्लाइड। तो यहां पे हुआ क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट व्हेन is either theta or minus times pi minus theta gives the equation of line. It is equation of line passing through the point z naught and having like inclined at an angle theta with the positive direction of real axis, ठीक है। बट थीटा जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो तब है जब z नॉट के ऊपर है, ठीक है। तो आई एम नॉट राइटिंग दैट स्टेटमेंट एंड वाला, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी चीजें हमने आपको समझा दी हैं, आई एम नॉट राइटिंग इट हियर, ठीक है। आप समझ चुके होंगे जब z नॉट के ऊपर है और अगर हमने थीटा पॉजिटिव दिया हुआ है तो फिर आपका अब z नॉट के ऊपर वाला सेगमेंट मिलेगा लाइन का, और फिर दूसरा सेगमेंट जो नीचे वाला है वो इससे मिल जाएगा। तो दिस गिव्स यू कंप्लीट इक्वेशन ऑफ द लाइन, बट एक्सेप्ट द पॉइंट z नॉट, बिकॉज z नॉट का आर्ग्यूमेंट डिफाइन ही नहीं होगा। अगर हम z को z नॉट रख दिया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 आ जाएगा विच इज अनडिफाइंड, तो पूरी लाइन देगा एक्सेप्ट द पॉइंट z नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म था। तीसरा फॉर्म आपकी जनरल इक्वेशन है ना, वो है a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, जहां पे b आपका रियल नंबर है। ये एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है बच्चों। तो ये तीन फॉर्म हमने आपको बता दिए लाइन की इक्वेशन के। नॉर्मली आप मान के चलिए आपका काम मेंस लेवल के एग्जाम में इनसे चल जाएगा बच्चों। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल हियर। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्किल की इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स। पहला है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, ठीक है। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is z naught and radius is small r, and as the definitions as we know from the definition of modulus of z, ठीक है। तो अगर z कोई वेरिएबल पॉइंट है, ये z नॉट है, तो ये डिस्टेंस फिक्स है, तो ये आपको सर्किल ही देगा। z will move, the locus of z will be a circle in that case, ठीक है। मोस्ट यूजफुल एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल बच्चों, सबसे ज्यादा यूजफुल भी यही फॉर्म है। दूसरा फॉर्म भी है आर्ग्यूमेंट के बेस पर, रोटेशन के बेसिस पे, वो ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 ओवर z माइनस z2 इज थीटा। तो अभी हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो अगर हम इसको पहले इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोटेशन, तो एक तरह से आपकी रोटेशन वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यहां पे हम समझ भी जाएंगे कि ये कैसे आपको सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई एम मूविंग टू न्यू स्लाइड इन दैट केस। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, तो अगर हमें इसे लिखना है रोटेशन फॉर्म में, तो चूंकि z1 z2 तो कॉमन है नहीं, z कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वी नीड टू रोटेट अबाउट z, तो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1 एंड वी गेट दिस, ठीक है। तो अब चूंकि ये यहाँ पे z कॉमन आपको दिख रहा है विद नेगेटिव साइन, तो हमें पता है हम z के अबाउट यहाँ पे रोटेशन लगा सकते हैं। तो लेट्स से ये आपका z1 z2 को ये दो फिक्स पॉइंट्स हो गए और यहाँ पे कहीं आपका ये पॉइंट z हो गया। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, सो वी आर गिवन दैट रोटेट z2
about this point Z to get Z1. This is how we interpret this form of complex number, isn't that? और रोटेशन का एंगल क्या है? तो चूंकि आर्ग्यूमेंट ही यहाँ पे जो थीटा है वही रोटेशन का एंगल होता है, तो आपने Z2 को रोटेट किया, तो खैर जो फिगर है वो याद रखिएगा, यहाँ पे फिगर आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। इसका मतलब अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग चले तो थीटा आपका निगेटिव होना चाहिए, और अगर थीटा पॉजिटिव दिया है तो फिगर पलट जाएगा, Z नीचे आना होगा। तब आप जब Z2 को Z के अबाउट रोटेट करेंगे तो फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो एंगल ऑफ रोटेशन के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। खैर, तो अब हुआ क्या कि आपको दिया क्या हुआ है कि Z तो वेरिएबल पॉइंट है, तो इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स है प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं, बट आपको दिया है ये जो सेगमेंट Z1 Z2 है वो फिक्स एंगल ही बना रहा है ऑन एवरी पॉइंट Z। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बच्चों सर्किल की। सर्किल की ही ये प्रॉपर्टी है कि सर्किल के ऊपर आप आने वाले किसी भी पॉइंट पे जो कॉर्ड है वो सेम एंगल बनाता है, ठीक है। अब अगर थीटा यहां एक्यूट है तो ये आपको मेजर आर्क ही देगा, क्योंकि माइनर आर्क में आपको याद हो मेजर आर्क में एंगल एक्यूट होता है, और माइनर आर्क में अगर एंगल बन रहा हो तो वो ऑब्ट्यूस होता है बच्चों। तो ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस होगा। तो अगर आपको सिर्फ एक एंगल दे दिया जाए तो ये याद रखिएगा पूरा सर्किल नहीं है। दिस रिप्रेजेंट्स एन आर्क ऑफ अ सर्किल ईदर मेजर और माइनर डिपेंडिंग on the like magnitude of theta whether it's acute or obtuse। एक बात हो गई। दूसरी ये भी एक बात याद रखिएगा कि सेम एंगल के साथ अगर साइन अलग अलग दे दिए जाएं तो दो सर्किल पॉसिबल हैं। एक सर्किल हमने ऐसे बनाया और एक सर्किल आपका कुछ ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। जब यहाँ पे एंगल आपका थीटा बन जाए और ऊपर पाई माइनस थीटा बन जाए, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसीलिए हमने कहा थीटा की मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये यहां तक हो गया। अब देखिए तो पूरा एंगल के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये एंगल अगर पाई माइनस थीटा है लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन भी घूम जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी पलट जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इट वोंट जस्ट रिमेन पाई माइनस थीटा, आपको यहाँ पे माइनस पाई माइनस थीटा रखना होगा, ठीक है। तो अगर ये आपको फिर से पूरा सर्किल दे देता है, बट अगेन एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स। Z आपका ना ही Z1 हो सकता है क्योंकि Z1 हो गया तो आर्गुमेंट ऑफ जीरो अनडिफाइंड, और Z2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर तो हम बचपन से जानते हैं जीरो हो नहीं सकता। सो दिस इक्वेशन अगेन गिव्स यू द एंटायर सर्किल एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स व्हिच हैपन टू बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड Z1 एंड Z2, ठीक है। तो आई ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग हियर, सारी पॉसिबिलिटीज, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, मेजर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। अगर दोनों नहीं दिए तो आपको एक आर्क ही मिलेगा, पूरा सर्किल नहीं मिलेगा बच्चों। इसका स्पेशल केस क्या है? इसका स्पेशल केस है कि जब ये आपको पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 दे दिया जाए, इन दैट केस हमें पता है डायमीटर इज द ओनली कॉर्ड that subtends right angle at every point on the circle, ठीक है। तो अगर ये दे दिया जाए इसका मतलब Z1 Z2 को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है बच्चों वो आपका डायामीटर है, ये भी आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया आपका सर्किल का दूसरा फॉर्म जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ डायमीटर अगर आपको दे दिया जाए तो देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं सर्किल को लिखने के। मान लो आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स डिफाइन कर दिए जाएं एज Z1 एंड Z2 लाइक आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। तो अगर ये है तो फिर सेंटर हमें Z0 पता ही चल जाएगा, Z1 प्लस Z2 बाय 2। यहाँ पे डायरेक्ट आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे वेक्टर्स पे लगता है, ठीक है। तो आपने मिड पॉइंट निकालना है तो Z1 प्लस Z2 बाय 2, ये आप यहाँ पे इसका सेंटर निकल आएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर डिस्टेंस फॉर्म से यूज करें तो भी सर्किल आ जाएगा, कैसे? मॉड ऑफ Z माइनस Z0, हमें पता ही है Z1 प्लस Z2 बाय 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल डिवाइडेड बाय 2, जो कि ये डिस्टेंस डायमीटर इसका आधा कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। लेकिन हम अगर चाहें हम आर्ग्यूमेंट वाले फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डायमीटर है तो फिर रोटेट Z2 तो अभी हमने आपको बता दिया, रोटेट Z2 अबाउट Z टू गेट Z1। तो अगर हम लिखें तो रोटेट Z2 अबाउट Z टू गेट Z1 अबाउट Z, ठीक है। तो ये लिख दिया और फिर आर्ग्यूमेंट या पाई बाय 2 हो या माइनस पाई बाय 2 हो तो आपको ऊपर नीचे दोनों ही
आर्क मिल जाएंगे, दोनों सेमी सर्किल आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है। अच्छा, तीसरा फॉर्म बच्चों और भी है, ये हमें पता है 90 डिग्री है, हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। तो एक फॉर्म ये हो गया, ये हो गया। तीसरा फॉर्म ये है कि हम पाइथागोरस लगा दें, तो मॉड ऑफ z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप सर्किल की इक्वेशन तीन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन टू अस। तो ये हो गया आपका सर्किल की कहानी। बट आगे फिर से बढ़ने से पहले, इसको कहानी को खत्म करने से पहले एक फॉर्म और जान लेते हैं बच्चों, फिर से वो इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उस फॉर्म में दिख जाए, तो कम से कम आपको ये तो पता रहे कि भैया ये सर्किल है। Now this equation always represent a circle if k is not equal to 0, k is not equal to 1। देखिए k अगर 1 हो गया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। k अगर 0 हो गया तो ये पॉइंट ही दे देगा, बिकॉज मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल 0, तो z z1 के इक्वल ही होगा, तो वो पॉइंट दे देगा। बट फॉर एनी अदर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, अच्छा k निगेटिव हो ही नहीं सकता, बिकॉज इन दैट केस यू कैन सी k एज रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, तो k तो पॉजिटिव होगा। सो फॉर एनी नॉन जीरो नॉन यूनिटी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, दिस इज गोइंग टू ऑलवेज गिव्स अस अ सर्किल। ये हमेशा एक सर्किल देगा। इस पे डिटेल में हम लोग बहुत डिटेल, देखिए ये सारा टॉपिक बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं, इस पे डिटेल में हम लोग जब पूरा अपना एक डिटेल 1 ईयर या 2 ईयर प्रोग्राम का कोई वीडियो डालेंगे तो फिर आपको इसका डिस्कशन वहां पे मिल जाएगा। सो दोज वर द इक्वेशन ऑफ सर्किल। नाउ लेट अस मूव अहेड विद द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला बच्चों। तो नाउ लेट अस सी एट एलिप्स। देखिए सर्किल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो अब नेक्स्ट है आपका एलिप्स। तो हाउ कैन वी राइट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द आर्गन प्लेन। तो उसके लिए अगर आपको याद हो, पता हो, तो एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स है, जो कि क्या होती है, तो इट इज लाइक लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट, the sum of the distance which is a constant, that constant has to be greater than the distance between those two fixed points। ठीक है, तो ये अगर डेफिनेशन हम यूज करें तो इसको अगर अप्लाई करते हैं तो z1 z2 अगर आपके कांस्टेंट्स हैं और z वेरिएबल पॉइंट है, तो सम ऑफ द डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2। नाउ इफ दिस इज अ कांस्टेंट p where p is obviously a real number greater than 0, where if, अब देखिए ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है कि इक्वेशन लिख दी जहां पे z1 z2 आई एम अगेन रिपीटिंग आर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर कांस्टेंट और फिक्स पॉइंट्स, z is a variable point or a variable complex number। now p is also a constant, तो p जो है वो भी एक कांस्टेंट है। now what are the possibilities for p, तो इसमें केसेस जरा डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर p आपका, समझिएगा बच्चों, अगर P आपका डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 के इक्वल हो जाए, सो इफ P इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, देन व्हाट विल दिस इक्वेशन गिव अस। तो ये इक्वेशन अगर आप इसे जल्दी से फिगर की हेल्प से समझें, तो ये अगर पॉइंट Z1 है, ये Z2 है। Now if P is equal to the like distance between Z1 and Z2, इसका मतलब ये हुआ कि P must lie on the line segment, तभी तो ये जो आपका Z है, सॉरी Z must lie on the line segment, not P, P तो वैल्यू है। So Z must lie on the line segment, only then this sum plus this, so the sum of this distance and this distance will be equal to P। सिर्फ तभी आपका ये दोनों डिस्टेंस का सम P हो सकता है। ठीक है, तो if P is gets equal to the distance between those two fixed points, then this equation, then it represents equation of, so it represents equation of line segments. I'm specifically writing line segment joining Z1 and Z2, so joining Z1 and Z2। ठीक है बच्चों, तो ये एक हो गया, मतलब इस बस इतनी लाइन सेगमेंट, क्योंकि अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 ऑलरेडी आपका इस डिस्टेंस से बड़ा हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसमें आपको दूसरा डिस्टेंस भी ऐड करना है P, चूंकि इस डिस्टेंस के इक्वल है, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि द Z शुड लाई ऑन दिस लाइन सेगमेंट, नॉट इवन बियॉन्ड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी, तो P या उसके इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा।
तो as I said from the definition of ellipse, then the equation which I wrote at the top there, ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन है जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो इक्वेशन है this will represent is an ellipse, तो ये इक्वेशन एक एलिप्स की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, यहाँ पे और भी चीजें जान लीजिए उस एलिप्स के लिए जिसके फोकाई हैं आपके फिक्स पॉइंट Z1 एंड Z2, जिसका सेंटर है फोकाई का मिड पॉइंट Z1 प्लस Z2/2, जिसका जो P है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो इस देखिए आपको चार चीजें पता चली। पहली चीज तो पता चली कि लोकस किसका है, अगर P आपका Z1 Z2 के डिस्टेंस से ज्यादा है। ठीक है, तो ये लोकस एलिप्स का है, ये तो एक इंफॉर्मेशन हुई। अब अगर ये एलिप्स है तो देखिए उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं। सो द इंफॉर्मेशंस आर दैट दीज फिक्स पॉइंट्स आर गोइंग टू द फोकाई ऑफ एलिप्स, देयर मिड पॉइंट विल ऑब्वियसली बी द सेंटर ऑफ एलिप्स, एंड दिस P, द कांस्टेंट P इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये एक बात हो गई। बट आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि अगर क्या जब P mod ऑफ Z1 माइनस Z2 से छोटा हो तो नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा नो सच Z कैन एवर एग्जिस्ट। क्यों? देखिए फिर आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे आ जाइए। मान लीजिए देखिए Z या इस लाइन सेगमेंट पे होगा या लाइन सेगमेंट के बियॉन्ड होगा, ये तो आप समझ रहे हैं। 3 पॉइंट या कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है, और अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, भले कर्व कुछ भी बने। Z चूंकि वेरिएबल पॉइंट है तो कर्व देगा, बट कहीं भी Z है लाइन पे नहीं है तो वो एक ट्रायंगल Z1 Z2 जरूर देगा। ठीक है, अब हमें पता है सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो जो P है वो थर्ड साइड Z1 माइनस Z2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता फ्रॉम ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक केस हो गया। अब हम लोग अगर आगे बढ़ें और लास्ट हम लोग लेट्स सी हाउ डू वी डिफाइन एक्चुअली अवर हाइपरबोला, हाउ डू वी गेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हियर। तो उसके लिए भी इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन जो हम लोग यूज करते हैं लोकस फॉर्म में इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही यूज करेंगे। तो वो क्या होती है, लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट difference of its distance from two fixed points remain constant throughout, and if that constant is less than the distance between those 2 points then it represents the locus is a hyperbola। तो होगा क्या, तो mod of mod z minus z1। ठीक है, तो z और z1 के बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस जो है z और z2 के बीच के डिस्टेंस से, अगर ये पूरा डिफरेंस है बच्चों इसलिए मॉडुलस में रख रहे हैं बिकॉज डिफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट। डिफरेंस शब्द जहां यूज हो तो आप याद रखिएगा कि दैट इट्स नॉट सबट्रैक्शन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सबट्रैक्शन एंड डिफरेंस। 4 और 5 का डिफरेंस 1 है और 5 और 4 का भी डिफरेंस 1 ही कहलाएगा, सो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव इन दैट केस। ठीक है, तो ये आ गया और ये आपको P दिया हुआ है। P अगेन इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे भी हम लोग जो है 2 केस करते हैं। अगर P फिर से समझिए इन दोनों के डिस्टेंस फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तब आपका जो लोकस है, तो ये जो इक्वेशन है दैट गिव्स इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, पूरी लाइन मिल जाएगी आपको ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 एक्सेप्ट द लाइन सेगमेंट Z1 एंड Z2, एक्सेप्ट द लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट यहां नहीं मिल सकता। एक्सेप्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। सो Z1 Z2 वाले सेगमेंट को छोड़ देंगे, बाकी पूरा आपको ये लाइन Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाली मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आप फिर से वैसे ही इंटरप्रेट कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। आप फिगर बनाइए Z2 के राइट साइड पे या बियॉन्ड आप लाइन को एक्सटेंड करके Z रखिए या Z1 के बियॉन्ड आप लाइन को एक्सटेंड करके Z रखिए, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। एंड द सेकंड केस इज ऑब्वियसली एज आई सेड व्हेन P इज लेस देन mod of Z1 minus Z2, so this equation, then the equation gives us a hyperbola, so that's the equation of hyperbola in that case। तो अगर P जो है वो डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 से छोटा है तो वो आपको हाइपरबोला देगा, रेस्ट रिमेन सेम। What does that mean? Z1 Z2 फोकाई होंगे, Z1 Z2 का मिड पॉइंट सेंटर होगा, P क्योंकि मेजर एक्सिस हाइपरबोला में होता नहीं है तो जो P है वो आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही एनालॉगस टू व्हाटएवर वी हैड फॉर एलिप्स। ठीक, अब फिर से वही तीसरी बात आपके दिमाग में आ सकती है भाई P अगर क्या mod of Z1 माइनस Z2 से बड़ा हो जाए तब क्या, तो फिर वही आंसर अभी भी यहाँ पे नो सच Z एग्जिस्ट, ऐसा कोई Z एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसके लिए P आपका इससे बड़ा हो जाए। फिर से आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ही आप इसे
प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा कोई z नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस वाली इनइक्वालिटी लगेगी, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन, ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। सो डिफरेंस ऑफ टू साइड जो कि p है वो हमेशा इससे छोटी या इससे इक्वल होनी चाहिए, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, नो सच z will exist in that case. Okay, so that was a brief discussion. That was a brief discussion of the geometrical aspect and the, like, how can we write the equation of circle, straight line, ellipse and hyperbola with the help of complex number on the Argand plane. Now let us look at few questions based on rotation and the like application of equation of circle and other things. चलिए अब हम लोग थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं बच्चों.